गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज के बारे में। तो जैसे हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखा था, उसी हिसाब से आज हम मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या है, वो कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, उसके क्या कारण हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। जब भी हम रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी की बात करते हैं, ये PaCO2 के कारण होता है। जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था, जब PaCO2 बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जमा हो जाता है, तो ये लिम्ब एसिडिक की तरफ जाके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। और जब PaCO2 बॉडी में से कम हो जाता है, तो ये लिम्ब अल्कलोसिस की तरफ शिफ्ट होके रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है। तो एक एक करके समझते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जैसा कि हमने अभी तक के समझा है कि PaCO2 का वैल्यू बढ़ जाता है। PaCO2 बहुत ज़्यादा बॉडी में जमा हो जाने के कारण ये शिफ्ट हो जाता है एसिडिक pH के लिए। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब इंक्रीज PaCO2, मतलब इसकी वैल्यू आपको 40 से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हमने समझा था कि PaCO2 नॉर्मली 40 के करीब पकड़ते हैं, और इससे जब PaCO2 का लेवल बढ़ता है तब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। अब इसके कारण समझते हैं। तो जब भी PaCO2 बॉडी में बढ़ता है, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो PaCO2 को एक्सेल नहीं कर पा रहा, क्योंकि PaCO2 बॉडी से बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है, वो है बॉडी अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करती है, तो वो एक्सेल क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसको अगर हम उसके कॉजेस को भी अगर डिवाइड करें, तो सबसे पहला कारण समझते हैं कि उसका रेस्पिरेटरी रेट कम है। अब रेस्पिरेटरी रेट कम होने के कारण क्या हो सकता है, अगर पेशेंट को सीडेशन दिया गया है ना, और उस टाइम पे वो अगर वेंटिलेट नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो CO2 रिटेन करेगा। अगर कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस में चला गया, फॉर एग्जांपल मायस्थीनिया ग्रेविस है, या फिर GBS सिंड्रोम है, गियाबारी सिंड्रोम है, या फिर ऑब्वियसली जैसे पोलियोमाइलाइटिस में होता था, या फिर किसी स्नेक बाइट है, किसी भी कारण से अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में जा रहा है और वेंटिलेट नहीं कर पा रहा है, तो CO2 रिटेन करेगा। तीसरा, अगर कोई पेशेंट इंट्यूबेटेड है और इंट्यूबेटेड होने के बाद उसके अगर वेंटिलेटरी रेट हमने कम रखा है, तो भी उसका CO2 रिटेन होगा। या फिर कोई पेशेंट जब कन्वर्जन, पोस्ट कन्वर्जन फेज में होता है, तब उसका रेस्पिरेशन काफ़ी कम होता है, और उस वक्त भी उसका CO2 रिटेन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ CNS ट्यूमर्स होते हैं, जिसके कारण पेशेंट ब्रीद नहीं कर पाता, या फिर कोई मेनिंजाइटिस है जिसमें पेशेंट का ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी बॉडी CO2 रिटेन करती है, और जिसके कारण आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिल सकता है। सेकंड कॉज है, अगर किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल सीवियर अस्थमा है, जिसके कारण पेशेंट एक्सेल नहीं कर पा रहा है CO2 को, या फिर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर किसी को ET डाल के रखी और ET ब्लॉक हो गई है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी एस्पिरेट कर लिया है किसी ने, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज है। इन सब कंडीशन में पेशेंट CO2 को एक्सेल नहीं कर पाता, जिसके कारण से ब्लड में PaCO2 का वैल्यू बढ़ जाता है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तीसरा कारण है, अगर कोई लंग पैरेन्काइमल डिसीज, अगर सीवियर लंग पैरेन्काइमल डिसीज है, तो बॉडी में का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में नहीं आ पाता और एक्सेल नहीं हो पाता, और इसके कारण से भी होता है। पैरेन्काइमल डिसीज में अगर हम सीवियर निमोनिया बोले, या फिर पल्मोनरी एडिमा हो, जिसके कारण से पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में नहीं एक्सेल कर पा रहा, तो ऐसे कंडीशन में भी हमको PaCO2 का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का अगर हम सिम्टम्स देखें, तो पहला तो रेस्पिरेशन हमको कम दिखेगा, जो कि उसका कारण रह सकता है। दूसरा, इसमें CO2 नार्कोसिस जो हम बोलते हैं, CO2 रिटेंशन के, जैसे पेशेंट को ट्रिमर्स आ सकते हैं, उसको हेडेक रह सकता है, उसको डिजीनेस रह सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। दूसरा, हमने समझा था कि जब भी एसिडोसिस होता है, तो पोटेशियम सेल से बाहर आ जाता है, जिसके कारण पोटेशियम का लेवल बॉडी फ्लूइड्स में बढ़ जाता है, और जिसके कारण हमको हाइपरकैलेमिया के भी साइंस मिल सकते हैं, या फिर हाइपरकैलेमिया के कारण ECG चेंजेस आ सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पेशेंट को ट्रेमर्स रहेंगे, उसको अनकॉन्शियसनेस रह सकता है, या इरिटेबिलिटी रह सकती है, कन्फ्यूजन रह सकता है, उसके बाद में वो फ्लश रह सकता है, CO2 नार्कोसिस जिसको बोलते हैं,
और हेडेक रह सकता है, और जिसके कारण से उसका अगर पोटेशियम का लेवल पोटेशियम अगर शिफ्ट हुआ इंटरसेल्यूलर स्पेस टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, तो उसके कारण उसको हाइपरकैलेमिया के कारण ईसीजी चेंजेस भी आ सकते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स है। अभी हम समझते हैं कि अगर PaCO2 बॉडी में बढ़ गया और जिसके कारण से ये लिम इस तरफ शिफ्ट हो रहा है एसिडोसिस की तरफ, तो बॉडी ट्राई करेगी कि SCO3 भी बॉडी में बढ़ा दे। अब SCO3 बढ़ाना जब पेशेंट शुरू करता है, बॉडी जब शुरू करती है, तो इसको थोड़ा सा समय लगता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने समझा था मेटाबॉलिक लिम में कि रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन बहुत फास्ट हो जाता है। इधर एसिडोसिस हुआ, पेशेंट थोड़ा फास्ट ब्रीथ करना शुरू कर देगा। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे जब PaCO2 बॉडी में रिटेन करता है तो SCO3 को एडजस्ट होने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि जब PaCO2 जाता है उसके सिग्नल्स किडनी तक जाते हैं, किडनी फिर उस हिसाब से चेंजेस लाके ज़्यादा से ज़्यादा SCO3 रिटेन करने की कोशिश करती है। तो ये सब प्रोसेस में समय लगता है, और इसके कारण से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्यूट कंडीशन में जब आप देखोगे तो SCO3 का लेवल उतना बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप क्रोनिक कंडीशन में देखोगे तो SCO3 का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। इसलिए हमको जब भी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी आती है, आइदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, हमको ये भी डिसाइड करना होता है कि ये एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो ये कैसे समझने का? तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि अगर एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो जब भी PaCO2 बढ़ता है उसके एवज में SCO3 कितना बॉडी में बढ़ाया है, ये देख के हम, इसका रेशो देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक्यूट रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी है या नहीं है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में जब भी PaCO2 10 से बढ़ता है ना, अगर 40 का ये 50 हो गया तो SCO3 केवल 1 से बढ़ता है। तो अगर ये रेशो SCO3 वर्सेस PaCO2 का अगर 1:10 है तो वो पैथोलॉजी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की है। और जब भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो हर PaCO2 के बढ़ने पे PaCO2 का लेवल अगर 3 से बढ़ता है तो SCO3 का लेवल 1 से बढ़ता है। क्यों? यहाँ पे बॉडी अडॉप्ट कर लिया है ना, बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया है। वो 10 CO2 रिटर्न होने तक राह नहीं देखती, वो 3 CO2 पे ही बाइकार्बोनेट बढ़ा देती है। तो ये रेशियो कैलकुलेट करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो एक्यूट है कि क्रोनिक है। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो अगर ये पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे pH है 7.26। इसको मैं फिर से हम जो हमारा बेसिक है उसको लिख लेते हैं, एसिड, नॉर्मल और बेस। तो pH 7.26 है, ये एसिडिक है। PaCO2 60 है ना, तो ये भी एसिडिक है PaCO2। और PaCO2 हमारा बड़ा है, चेंज हुआ है, ये +20 से बड़ा है, क्योंकि नॉर्मल हम 40 कंसिडर कर रहे हैं। और हमारा SCO3 है 26। अब 26, ये 24 का 26 हुआ है, जबकि ये नॉर्मल रेंज में ही है। फिर भी हम अगर 24 को मिड पॉइंट कंसिडर करें तो SCO3 बेस में हम कंसिडर करेंगे, और SCO3 हमारा बड़ा है सिर्फ 2 से, राइट। तो अगर ये रेशो हम कैलकुलेट करें तो ये 1:10 है। मतलब जब PaCO2 आपका 10 से चेंज हुआ है तब SCO3 केवल 1 से चेंज हुआ है। इसका मतलब ये एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इसको कहेंगे हम एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों? क्योंकि pH एसिडिक है, PaCO2 भी एसिडिक है, इसके कारण ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। और एक्यूट इसलिए क्योंकि ये जो SCO3 टू PaCO2 रेशो हमारा 1:10 है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। pH अभी 7.34 है। तो दूसरा हमने ये चीज़ देखी है कि pH अभी नॉर्मल की तरफ आ रहा है। नॉर्मल हम रेंज कंसिडर की थी 7.4। तो यहाँ पे अगर हम देखें एसिड, नॉर्मल
और बेसिक। तो इसमें pH हमारा एसिड की तरफ है, PaCO2 60 है डेफिनेटली, अगेन ये 20 से बड़ा है, यहाँ पे ये PaCO2 एसिड के लिम में आएगा। और SCO3 हमारा है 30, ये डेफिनेटली 24 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा SCO3 बेसिक केस में आएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, लेकिन अगर हम चेंज देखें कि PaCO2 यहाँ पे कितने से चेंज हुआ है, PaCO2 हमारा चेंज हुआ है यहाँ से 60 - 40 बराबर 20, तो ये 20 से बड़ा है। और हमारा SCO3 कितने से बड़ा है, SCO3 हमारा 24, अगर 30 में से माइनस करें तो 6। तो ये लगभग ये जो रेशो है लगभग 1:3 है, राइट। तो इसको हम क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन PaCO2 बढ़ने के बाद एक SCO3 बढ़ा है, ये रेशो क्रोनिक का है, इसलिए ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो इस प्रकार से हम ये रेशो कैलकुलेट करके कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्यूट है कि क्रोनिक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो ट्रीटमेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मोस्टली अंडरलाइंग कॉज का आपको करना है। अगर कोई पेशेंट किसी कारण से CO2 रिटेन कर रहा है तो आपको उसका वेंटिलेशन इंप्रूव करना होता है। समझो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण है तो इंट्यूबेट करना है, CNS सीडेशन के कारण तो ट्रांजिएंटली आपको बैग एंड मास्क देना है। अगर किसी कारण से पोस्ट सीडेशन है, पोस्ट कन्वर्जन है, उसमें इंट्यूबेशन भी लग सकता है। अगर किसी कारण से पेशेंट प्रॉपरली एक्सेल नहीं कर पा रहा है, कोई डिसीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर स्नेक बाइट का पेशेंट है तो उसको इंट्यूबेट करके आपको ASV देना पड़ेगा। तो अंडरलाइंग कॉज को आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है आपको इसका PaCO2 अगर बढ़ा है तो उसका एक्सपिरेटरी टाइम आपको प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा, तभी वो लंग्स में से CO2 एक्सेल कर पाएगा और CO2 का लेवल नॉर्मल ला पाएगा। तो इसके लिए आपको उसका एक्सपिरेटरी टाइम बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपिरेटरी टाइम बढ़ाने के लिए आपको I/E रेशियो इसको मोर देन 1:2 रखना पड़ेगा, तभी वो अपना CO2 एक्सेल कर पाएगा। दूसरा, आप उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने से क्या होगा कि उसका वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाएगा और पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा CO2 एक्सेल करेगा। तीसरा, आप उसका टाइडल वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। जो PEEP है और ये आपका PIP है, तो आप इसमें का डिफरेंस बढ़ा सकते हैं। आइदर आप PEEP कम कर सकते हैं या PIP बढ़ा सकते हैं, तो जिसके कारण पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वो पहले ऐसे ऐसे ब्रीथ कर रहा था तो अभी आपने क्योंकि ये टाइडल वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो वो ऐसे ऐसे ब्रीथ करेगा, तो जिसके कारण से पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा PaCO2 एक्सेल कर पाएगा। तो अगर वेंटिलेटर पे है तो आपको I/E रेशो बढ़ाना है, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है और उसका टाइडल वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आइदर आपको PEEP कम करना पड़ेगा हो या फिर PIP को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बार हाई फ्लो नेजल कैनुला लगाने से भी PaCO2 इम्प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर आता है वो जो एक्सेल किए हुए CO2 को पट से उसको रिमूव करते रहता है और इसके कारण से पेशेंट का PaCO2 कम होने में मदद मिलती है। तो कुछ सिलेक्टेड केसेस में, फॉर एग्जांपल ब्रोंकियोलाइटिस है या फिर दूसरे डिसीज है जिसमें आपका अगर PaCO2 बढ़ के आता है तो उसमें भी हाई फ्लो नेजल कैनुला कभी कभी किसी कंडीशन में हेल्प करता है। अगर पेशेंट ऑलरेडी सीडेटेड है, उसका CO2 लेवल काफ़ी ज़्यादा है, pH काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हाई फ्लो नेजल कैनुला ट्राई नहीं करना है। ऐसे कंडीशन में आपको पेशेंट को इंट्यूबेट करना है। अब समझते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के बारे में। तो जैसा अभी तक कि हम समझ चुके हैं कि रेस्पिरेटरी है मतलब PaCO2 का चेंजेस है और अल्कलोसिस है मतलब ये PaCO2 यहाँ से कम हुआ है जिसके कारण से ये लिम्ब अल्कलोसिस की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये PaCO2 कम कब होगा, है ना? कम हुआ है मतलब इसका वैल्यू 40 से नीचे जाएगा। अब कम क्यों होगा? तो जब भी पेशेंट बहुत फास्ट ब्रीथ करता है तो वो CO2 को वॉश आउट करता है। अब फास्ट क्यों करेगा ब्रीथ? तो उसके कई कारण हैं। फॉर एग्जांपल अगर CNS में कोई ट्यूमर है या फिर रेज ICT है। अब रेज ICT में भी पेशेंट थोड़ा सा फास्ट ब्रीथ करके CO2 का लेवल कम करता है जिसके कारण से सेरिब्रल इसमें वासोकंस्ट्रिक्शन हो, है ना? और इस कारण से भी पेशेंट बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करता है।
तो PaCO2 फास्ट ब्रीथ करने का एक कारण हमने देखा CNS ट्यूमर रह सकता है, CNS रेज ICT रह सकता है ब्रेन में। कभी कभी कोई मेडिसिन फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एक्ट एज अ CNS स्टिमुलेंट, मतलब CNS स्टिमुलेंट के कारण भी पेशेंट फास्ट ब्रीथ करता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको PaCO2 वॉश हो सकता है। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है, अगर किसी कारण से पेन है या हाई टेम्परेचर है तो बॉडी अपने आप रेस्पिरेशन फास्ट करने लगती है, और ऐसे कंडीशन में भी आपका PaCO2 बॉडी में से कम हो जाएगा और पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। तीसरा, अगर कोई हिस्टीरिया का पेशेंट है या फिर पैनिक अटैक आता है, किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट बहुत फास्ट ब्रीथ करता है, जिसके कारण से PaCO2 का लेवल कम हो जाता है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसका डायफ्राम स्प्लिंट हो जाए, लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी है या फिर बहुत ग्रॉस असाइटिस है या इंट्राएब्डोमिनल कोई ट्यूमर है या फिर डायफ्राम किसी कारण से स्प्लिंट हो गया है, तो इसके कारण पेशेंट डीप नॉर्मल ब्रीथ नहीं ले पाता, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्रीथ लेता है, जिसके कारण से CO2 वॉश आउट होता है और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है। और सबसे लास्ट में, अगर पेशेंट वेंटिलेटेड है, ट्यूब डाला हुआ है, और आपने अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा रखा है या फिर टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा रखा है, जैसा हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में समझा था, तो उसके कारण से भी CO2 वॉश आउट होकर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमें ब्रेन को रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करता है। तो अगर किसी कारण से PaCO2 का लेवल कम है तो हो सकता है वो पेशेंट रेस्पिरेशन ट्रिगर ही ना करे खुद से। अगर पेशेंट कोई वेंटिलेटर पे है और उसका PaCO2 अगर रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा रखा जिसके कारण PaCO2 कम हो गया, तो खुद से रेस्पिरेशन ट्रिगर ही नहीं करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन के लिए स्टिमुलस है कि आपको रेस्पिरेशन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है बॉडी में, वेंटिलेट करो, तो ब्रेन से कुछ सिग्नल डायफ्राम तक जाते हैं और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करना, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। तो किसी कारण से अगर आपने PaCO2 वॉश आउट कर दिया तो पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन में ही नहीं जाएगा। इसलिए हम जब भी पेशेंट को एक्सट्यूबेट करने का प्लान करते हैं तो कोशिश करते हैं कि PaCO2 नॉर्मल रहे। दूसरा, अगर कोई पेशेंट क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में भी है और उसका PaCO2 क्रोनिकली ज़्यादा है, तो उसको आपको एकदम से नॉर्मल नहीं करना है। अगर आपने वो एकदम से नॉर्मल कर दिया तो उसका रेस्पिरेटरी ड्राइव खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी को उतने कार्बन डाइऑक्साइड पे ब्रीथ करने की आदत है, और अगर आपने उसका PaCO2 नॉर्मल रेंज में ला दिया तो बॉडी समझेंगे कि PaCO2 कम हो रहा है, वो ब्रीदिंग कम कर देगी। तो इस प्रकार से PaCO2 जब भी बॉडी में वॉश आउट रहता है तो ब्रेन का रेस्पिरेशन को स्टिमुलस नहीं मिलता और ब्रेन ब्रीदिंग को कम कर सकता है। इसलिए ये वैल्यू नॉर्मल रखना। सबसे पहले समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे। सिम्टम्स में जैसा मैंने कहा कि पेशेंट फास्ट ब्रीथ करते हुए दिखेगा जिसके कारण से उसका PaCO2 लॉस हुआ है। दूसरा, वो कंफ्यूज रह सकता है, उसके इसमें फिर वो टायर्डनेस के फीलिंग आ सकती है और उसका रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये सिम्टम्स हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में समझते हैं। एक और कंसेप्ट है कि जब भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो पोटेशियम सेल के अंदर चला जाता है। हमने मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में भी समझा था कि जब भी अल्कलाइन pH रहता है तो पोटेशियम बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है और जिसके कारण से ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे सिम्टम्स मिलेंगे हाइपोकैलेमिया के। हाइपोकैलेमिया मतलब इसमें हमको मिलेगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल सकता है, वीकनेस मिल सकता है। तो हाइपोकैलेमिया के कारण पेशेंट को ECG चेंजेस आ सकते हैं या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन रह सकता है। तो जैसे ही आप अल्कलोसिस करेक्ट करोगे, जो पोटेशियम सेल के अंदर गया है वो बाहर आ जाएगा। दूसरा, जब भी अल्कलाइन pH रहता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो या फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो, तो जो आयोनिक कैल्शियम है वो अल्ब्यूमिन से ज़्यादा बाइंड कर ले जाता है और जो आयोनिक कैल्शियम का लेवल है ब्लड में ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को टिटैनी हो सकती है। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस या फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हम देखते हैं कि पेशेंट को टिटैनी है। टिटैनी के सिम्टम्स रहेंगे, कार्पोपेडल स्पाजम्स रहेंगे या फिर मसल क्रैम्प्स रहेंगे और आयोनिक कैल्शियम का लेवल आप देखोगे तो वो ड्रॉप मिलेगा। तो ये सिम्टम्स भी हमको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में देखने हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट आपको अंडरलाइन कॉज का करना है कि अंडरलाइन कॉज क्या है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर समझो आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है और उसका
रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस आ रहा है, आपका PaCO2 का लेवल काफ़ी कम है, तो आपका जो I/E रेशियो है आपको इसको कम करना है, एक्सपिरेशन को कम टाइम देना है ना। अगर आपका PIP जो है, अगर पेशेंट अच्छी से टाइडल वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है तो इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आपका वेंटी रेट जो है उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि PaCO2 का वॉश आउट ना हो, PaCO2 बॉडी में रहे और जब आप पेशेंट को एक्सटूबेट करें तो उसका नॉर्मल ड्राइव रहे, है ना, ताकि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली खुद से रेस्पिरेशन कर सके। तो ये कंसेप्ट हमको समझना है कि अगर पेशेंट वेंटिलेटेड है और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो हमको ये चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर समझो रेज ICT के कारण पेशेंट PaCO2 वॉश आउट कर रहा है तो आपको रेज ICT की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। पेन है तो पेन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, और जो भी पैनिक अटैक में और सारी चीज़ों में होता है या हिस्टेरिमिया होता है तो आप पेशेंट को एक सिंपल मास्क दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसमें ब्रीथ करो, या फिर एक पेपर बैग में देके उसको ब्रीथ करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड है पेशेंट उसी को इनहेल करता है और जो CO2 का लेवल है बॉडी में बढ़ा पाता है। तो जब भी हम केसेस देखते हैं कि हिस्टीरिया का पेशेंट है, फास्ट ब्रीथ करके आया, कार्पोपेडल स्पाज्म हुआ है क्योंकि आयोनिक कैल्शियम अल्ब्यूमिन को ज़्यादा बाइंड कर जाता है अल्केमिया में, तो उसको अगर आप पेपर बैग देते और बोलते कि इसमें ब्रीथ करे तो CO2 को रीब्रीथ करके अपना जो CO2 वॉश आउट है उसको नॉर्मलाइज कर सकता है। तो इस प्रकार से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में आप अंडरलाइन केसेस को या फिर वेंटिलेटरी सेटिंग को एडजस्ट करके इसका ट्रीटमेंट जब भी रहती है तो उसका कॉम्पेंसेशन होता है मेटाबॉलिक लिम से, और ये स्लो प्रोसेस है। तो एक्यूट रब भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस रहेगा, SCO3 का लेवल चेंज इतना नहीं होगा, लेकिन जब भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो PaCO2 का लेवल चेंज होते बराबर SCO3 का भी लेवल चेंज हमको दिखेगा, उस लेवल में हमको दिखेगा। क्यों? क्योंकि किडनी कोशिश करेगी कि अगर PaCO2 कम हुआ है तो SCO3 को भी यूरिन में से ज़्यादा एक्सक्रीट करे ताकि बैलेंस बना रहे। तो एक एग्जांपल से अगर हम समझे कि एक्यूट जब भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो जिस मात्रा में PaCO2 कम हुआ है उसके एवज में SCO3 कितना कम हुआ है, तो ये रेशो एक्यूट कंडीशन में जब 5 से PaCO2 कम होता है तब 1 से SCO3 कम होता है, और जब क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस रहता है तो जब PaCO2 कम होता है 2 से तब SCO3 कम होता है 1 से। तो ये रेशो देख के हम समझ सकते हैं कि पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। एग्जांपल से समझते हैं। तो pH है 7.47, PaCO2 है 29, SCO3 है 22। तो अगेन हम इसको एसिड, नॉर्मल और बेस में डिवाइड करेंगे। pH 7.47 है, डेफिनेटली ये 7.4 से ज़्यादा है तो हमारा pH बेसिक या अल्कलाइन है। PaCO2 है 29, जो 40 होना चाहिए था वो 29 है, तो आपका PaCO2 भी अल्कलाइन के इसमें है। अब ये PaCO2 हमारा कितने से कम हुआ है? ये कम हुआ है 40 - 29 मतलब 11 से, और SCO3 आपका 22 है। SCO3 नॉर्मल रेंज में है लेकिन क्योंकि ये 24 के नीचे है हम इसको एसिड के इसमें लिखेंगे। तो ये कितने से कम हुआ है? SCO3 हमारा कम हुआ है 24 में से 24 - 22 मतलब 2 से, तो ये -2 है। तो ये रेशो अगर हम देखें तो लगभग 1:5 का है। 2/11 ये हम लगभग 1:5 का रेशो कर सकते हैं। तो जब PaCO2 5 से कम हो रहा है, SCO3 केवल 1 से कम हो रहा है, तो ये रेशो हम देखते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में रहता है। तो ये हमारा पैथोलॉजी है एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं।
तो अगेन पीएच 7.42 है, ये नॉर्मल रेंज में है, लेकिन जैसे हमने समझा था कि एनीथिंग मोर देन 7.4 अगर रहता है तो हम उसको अल्कलोसिस में कंसिडर करेंगे। तो इसका पीएच, इसको अगेन मैं 3 इसमें डिवाइड कर देता हूँ, एसिड, नॉर्मल और बेस में। अब हमारा पीएच है 7.42, ये 7.4 से ज़्यादा है इसलिए आपका पीएच बेसिक में आएगा। PaCO2 है 29, अब 29 40 से डेफिनेटली कम है, ये आपका आएगा बेसिक में PaCO2। और हमारा PaCO2 कितने से कम हुआ है, ये कम हुआ है 11 से, क्योंकि नॉर्मल हम 40 कंसिडर कर रहे हैं, राइट। और SCO3 है 19। अब 19 24 से कम है तो हमारा SCO3 एसिड के इसमें आएगा। अब ये कितने से कम हुआ है, 24 माइनस 19 इज इक्वल टू 5। सो हमारा SCO3 कम हुआ है 5 से। तो इस प्रकार अगर ये रेशो हम देखें तो लगभग 1:2 है। तो जब भी ये रेशो 1:2 रहता है, इसको हम बोलेंगे क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है कि पहले हमने देखा था कि एक्यूट में 5 से जब PaCO2 कम होता था तब 1 से SCO3 कम होता था। अब यहाँ पे 2 PaCO2 ही कम हो रहे हैं तो SCO3 1 से कम हो जा रहा है। दूसरा आपका pH नॉर्मल की तरफ आने लगा, ठीक है। और तीसरा आपका SCO3 एसिड की तरफ शिफ्ट होने लगा है, ज़्यादा एसिड की तरफ शिफ्ट होने लगा है। तो क्रोनिक में हम ये चीज़ देखते हैं कि pH मेंटेन करना ज़्यादा पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि अब किडनी ने SCO3 को लॉस करना शुरू कर दिया है, किडनी के पास में सिग्नल पहुंच गया है, और इसी के कारण हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। तो इस प्रकार हम रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में डिवाइड करते हैं, और इन पैथोलॉजी को आगे हम एक्यूट या क्रोनिक में डिवाइड करते हैं। थैंक यू।